मॉर्निंग 7th क्लास। यहाँ पर बच्चों आज हमारे द्वारा मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आगे का अध्ययन किया जा रहा है। पेज नंबर 50 से आप सभी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और यहाँ पर हमारे द्वारा अध्ययन किया जाएगा। अभी तक हमारे द्वारा एक तालिका का अध्ययन किया गया था, जिस तालिका के अंतर्गत बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और उसके बाद औरंगजेब की जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में आपने अध्ययन किया था तालिका के माध्यम से। यहाँ एक मैप बना हुआ है जिसे आप मानचित्र कह सकते हैं। इस मानचित्र के अंतर्गत जो जो इलाके शो किए गए हैं ये हमारे मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले एरिया हैं, या दूसरे शब्दों में देखो साइड में आपके लिखा हुआ है मानचित्र एक जो दे रखा है यहाँ पर, ये अकबर के शासनकाल जो 1605 में था वहाँ तक कितने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हो चुका था, वो सब सीमाएं यहाँ पर बताई गई हैं। उन राज्यों के नाम या उन क्षेत्रों के नाम आपके यहाँ पर मैप में दिए गए हैं। देखिए आपके उत्तर पश्चिम की तरफ कांधार और काबुल, श्रीनगर, कश्मीर, लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली। फिर पश्चिम की तरफ सिंध, गुजरात, अजमेर, चित्तौड़गढ़। यहाँ पर फिर आपके मध्य के अंदर अंबर, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, रणथंभौर, इलाहाबाद, मालवा और दक्षिण भारत की तरफ भी इनका विस्तार सीमाओं का हो चुका था, जिनमें बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा इस क्षेत्र थे। इन पर अभी आधिपत्य स्थापित नहीं किया गया था। गोंडवाना, उड़ीसा इन पर नहीं था, लेकिन पूरब में पटना और बंगाल तक इसके क्षेत्र का अकबर ने मुग़ल साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार या साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर लिया था। आगे बढ़ रहे हैं हम उत्तराधिकार की मुग़ल परंपराएं। मुग़ल जो थे वो ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, मतलब सबसे बड़ा पुत्र जो है वही गद्दी का अधिकारी होगा, इस नियम में कोई विश्वास नहीं किया करते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ज्येष्ठाधिकार का मतलब सबसे बड़ा जो पुत्र है उसे पिता की गद्दी पर बैठा दिया जाता था। लेकिन मुग़ल जो थे वो इस तरह की परंपरा में विश्वास नहीं रखते थे। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायत की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। इसमें वे उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए। मुग़ल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े हुए प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका श्रेष्ठ था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायत? देखो आपके राजा की मृत्यु के पश्चात पुत्र को जो गद्दी मिलती थी वो ज्येष्ठ पुत्र को हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार दी जाती थी या ज्येष्ठाधिकार के अंतर्गत दी जाती थी। लेकिन क्योंकि जो मुग़ल साम्राज्य के सम्राट थे ये मुख्य रूप से पश्चिम एशिया की जातियाँ थी जो मंगोल और तैमूर वंश से संबंध रखती थी। वहाँ के ही परंपरा के अनुसार, जिसे हम सहदायत का नाम दे सकते हैं, इसमें सभी के बीच में बराबर की संपत्ति बांटकर और प्रत्येक पुत्र को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाता था। इसमें ज्येष्ठाधिकार नहीं रहता था, बल्कि जो अधिक शक्तिशाली होता था वह अन्य भाइयों को मारकर या भगाकर या हराकर अब सारी संपत्ति पर, सारे साम्राज्य पर अधिकार कर लेता था। यदि हमसे ये पूछा जाए ज्येष्ठाधिकार और सहदायत के अंतर्गत कौन सा ही अच्छा उत्तराधिकार की परंपरा मानी जाएगी, तो हम ज्येष्ठाधिकार को कहेंगे, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य के पतन में एक प्रमुख कारण उसके उत्तराधिकारियों के आपस के युद्ध भी रहे थे। चाहे वो शाहजहाँ के समय हो, चाहे जहांगीर के समय हो, चाहे औरंगजेब के समय हो, चाहे औरंगजेब के बाद के अन्य जो राजा मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकार के रूप में चयनित हुए थे उनके संबंध में हो। मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण उत्तराधिकार का नियम था और उसका क्या नाम था? सहदायत। सहदायत का मतलब आपस में भाई गद्दी को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी पेज पर हमारे दे रखा है, मुग़लों के अन्य शासकों के साथ कैसे संबंध थे। तालिका 1 को फिर से ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि मुग़लों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए थे जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए
तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया था। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद को भी प्राप्त किया था, परंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया था। बेटा, हम नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले यहाँ पर साइड में एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। यहाँ पर हम इसके अंतर्गत पहले अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से राजाओं मुगल शासकों के साथ किन किन राजाओं ने अपनी पुत्रियों का या राजकुमारियों का विवाह किया था। जहांगीर की माँ जो थी वो कछवा वंश की राजकुमारी थी। वह अंबर, वर्तमान में जयपुर जो शहर है उसको उस समय में क्या कहा जाता था, अंबर, के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ भी एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के शासक की राजपूत शासक की पुत्री थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजपूतों के द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित करके मुगलों से उच्च पद प्राप्त किए गए थे, या मुगल साम्राज्य के अंतर्गत उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया था, जिससे साम्राज्य जो है वो समृद्ध और विकास के पथ पर राष्ट्र बढ़ सके। आगे वाले पेज पर चलते हैं हम, नेक्स्ट पेज नंबर 51 से। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे थे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया। मतलब मुगल सम्राट जो थे वो राजपूत जैसी लड़ाकू जाति से अच्छा संबंध निभाना चाहते थे, उन्हें सम्मान देते हुए कार्य करते थे। इसलिए जब उनके द्वारा मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों के साथ लंबे संघर्ष के बाद जीत हासिल की गई थी, तो उन्होंने सिसोदिया राजपूतों को सम्मानीय व्यवहार किया था, सिसोदिया राजपूतों के साथ अच्छा व्यवहार किया था और उन्हें अपनी जागीरें वतन जागीरों के रूप में वापस कर दिया था। उनका खुद का वतन भी वापस कर दिया था जागीर के रूप में। पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से ही मुगल जो थे भारत में अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभुत्व बढ़ा पाए थे, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 को देखें और गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उसका अपमान किया, और इस अपमान का क्या परिणाम हुआ था कि जो मराठा शक्ति थी वो अपने प्रभुत्व में आ गई और उन्होंने तेज़ी से विस्तार किया और मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। बार बार मुगल साम्राज्य को मराठा शक्ति के द्वारा तहस नहस करने का प्रयास किया जाता था और मराठों शिवाजी के द्वारा अपनी शक्ति का विस्तार किया जाने लगा था। आगे बढ़ रहे हैं हम यहीं से। मनसबदार और जागीरदार, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए थे, वैसे वैसे मुगलों ने भी तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया था। शुरू में ज़्यादातर सरदार जो थे तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफ़गानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित कर लिया था। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। बेटा, ये लाइन नोट कर लेना आप लोग। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों को क्या कहा जाता था? मनसबदार। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। यह मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। इसके जरिए पहले नंबर पे पद, दूसरे नंबर पे वेतन, तीसरे नंबर पर सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। अब ये जात की संख्या क्या है? जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, मतलब उसकी जो सैन्य शक्ति होती थी ना, उसे हम जात कहते हैं बेटा। मतलब जैसे 7,000 पैदल या 10,000 पैदल सैनिक और 200 घोड़े की सेना रखने का उसको अधिकार प्राप्त है, तो ये जात कहलाती थी। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। अभिजात वर्ग में वो सम्मिलित हो जाता था, प्रतिष्ठित
व्यक्तियों की श्रेणी में उसे सम्मिलित कर लिया जाता था बेटा, और उसका वेतन भी उतना ही अधिक हो जाता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। घुड़सवार मैंने अभी अभी आपको बताया था, जात के आधार पर सैनिकों की संख्या रखी जाती थी। इसमें कितने घुड़सवार हैं, उनकी कितनी संख्या है, उसी के आधार पर जितनी ज़्यादा अधिक जात बड़ी जात होती थी, उसी के आधार पर उनको वेतन दिया जाता था। उतनी ही दरबार में, दिल्ली दरबार में उनकी प्रतिष्ठा होती थी। तो ये सब चीज़ें इस तरह से व्यवस्थित की गई थी, अपने साम्राज्य के प्रशासन को सुनियोजित तरीके से चलाए जाने के लिए की गई थी। जो सैन्य उत्तरदायित्व तो मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते भी थे। दगवाते से मतलब उन पर कोई निशानी लगा देते थे कि वे मुग़ल साम्राज्य के घोड़े हैं, एवं सैनिकों का भी पंजीकरण कराते थे, मतलब रजिस्ट्रेशन कराया जाता था। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों के वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान ही थी। बच्चों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर, उससे पहले साइड में एक आपके बॉक्स दिया हुआ है जिसमें जात की श्रेणियां दे रखी हैं। देखो मैंने भी आपको अभी उदाहरण समझाया था, यहाँ आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा जात की श्रेणियों से क्या मतलब है। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा होता था। मतलब जिस मनसबदार के पास 5000 सैनिक होते थे और जिस मनसबदार के पास 1000 सैनिक होते थे, 5000 सैनिक रखने वाला मनसबदार अधिक उच्च माना जाता था। किससे? जो 1000 जात वाला या 1000 सैनिक रखने वाला मनसबदार होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी पे थे। ये लाइन नोट कर लेना, आपके जीके के क्वेश्चन के आधार पे आगे इन फ्यूचर में काम आ सकती है। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई, 79 हो गई। मतलब अकबर ने तो केवल 29 व्यक्तियों को ही इतना अधिकार दिया था कि वो 5000 या उससे उतनी सैनिकों की शक्ति का सैन्य उत्तरदायित्व ले सकते हैं। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल तक आते आते 79 ऐसे मनसबदार हो गए थे, और इसका अर्थ क्या हुआ? राज्य का खर्चा बढ़ गया। नेक्स्ट पेज के ऊपर बेटा आपके दे रखा है, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत होते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आंकलन किया जाता रहा था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई थी, क्योंकि अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होते थे। मतलब मनसबदारों को दिया जाने वाला वेतन अधिक होता था और जो उनकी जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व होता था वो कम होने लगा था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। आपने देखा अकबर के शासनकाल में केवल 29 मनसबदार थे जो 5000 की जात वाले थे, जबकि औरंगजेब के शासनकाल तक आते आते 79 मनसबदार थे जिनकी 5000 की जात थी। तो खर्चे बढ़ रहे थे दिन प्रतिदिन। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जो थे, जागीर रहने पर भी यह कोशिश करते कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, और यही कारण था किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था।
यहाँ पर बेटा आपके चित्र बना हुआ है, चित्र के बारे में जानकारी ऊपर की साइड में जो चित्र बना हुआ है उसके बारे में अपन देख रहे हैं। अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर है, मतलब जो मनसबदार को जागीर दी हुई थी वो उस जागीर में नहीं रहता था, बल्कि वो अपनी सैन्य शक्ति के साथ किसी अन्य अभियान पर मुग़ल सम्राट के प्रति अपने कार्य या जिम्मेदारी को, उत्तरदायित्व को निभा रहा होता था। जैसे उदाहरण दे रही हूँ कि मतलब मानसिंह थे, मानसिंह को अपने राजपूताना या जयपुर की रियासत प्राप्त थी, लेकिन वो बेसिकली अपनी सैन्य शक्ति के साथ विभिन्न अभियानों पर ही रहते थे। अभियानों से मतलब लड़ाई के मैदान में ही जनरली रहते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर आपके दिखाई गई है कि मनसबदार जो है अपने सवारों के साथ अभियानों पर गया हुआ है। और चित्र 6 देखो, नीचे की तरफ जो दिखाया गया है वहाँ पर आपके एक व्यक्ति पोटली में ले रहा है डंडा लेकर और दूसरा उसको दे रहा है, और नीचे की साइड में गिरे मरे से लोग हैं, उन पर डंडे की मार पड़ रही है। और एक व्यक्ति जो है ताकतवर और शक्तिशाली दिख रहा है, जो किसानों पर, किसान ही कहेंगे हम इनको, जो भूखे पेट दिखाई दे रहे हैं और जो हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। चित्र 6 शाहजहाँ के राजकाल का एक लघु चित्र का ब्यौरा है। यहाँ जहांगीर के समय में भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत ले रहा है और दूसरे वाले चित्र में एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए दिखाया गया है। देखो बेटा, आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे का अध्ययन किया जाएगा। जितना ये पढ़ाया गया है उसको ध्यान से समझना। मनसबदार, मनसबदार के अंतर्गत जात शब्द, उसका पद मनसबदार का, उसका वेतन, वो सब उसकी जात पर निर्भर करता है। जात जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ही अधिक उसका वेतन होगा। मुख्य रूप से मनसबदार अपनी जागीर में नहीं रहता था, जागीर के बाहर रहते हुए उसके द्वारा मुग़ल सम्राट के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए उसके सैनिक अभियान में सम्मिलित रहता था। यहाँ आपके जितनी बड़ी जागीर होती थी उससे ही जो राजस्व प्राप्त होता था वो मुख्य रूप से मनसबदारों को दिए जाने वाले वेतन से या तो कम होता था, ज़्यादा होता था या उनके बराबर होता था, जिससे सम्राट को कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ती थी। औरंगजेब के समय तक आते आते मनसबदारों की संख्या बढ़ती चली गई थी। 5000 जात वाले मनसबदारों की संख्या बहुत अधिक हो गई। राजस्व जो जागीर थी वो छोटे आकार की हो गई। प्राप्त राजस्व जागीरों से जो था उसकी मात्रा कम हो गई। खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। इन परिवर्तनों पर औरंगजेब कंट्रोल नहीं रख पाया और अंततः मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। सबसे मुख्य कारण मुग़ल साम्राज्य के पतन का उत्तराधिकार का नियम, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा बढ़ते विद्रोह, ये मुख्य कारण थे जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य का पतन कर दिया था। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।